हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। हम आज यहाँ पे बायो के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके, जो आपके साहू स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। जो भी PYQs रहे हैं साहू स्क्रीनिंग के, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज हम अपने फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, जो है एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर, एक बहुत ही बेसिक यूनिट का चैप्टर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ये है हमारे यूनिट 2 में ये है हमारे यूनिट 2 का सेल बायोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस, ओके। चैप्टर का नाम है द सेल। अगर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात करें तो जनरली इस चैप्टर से 1 से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। अभी हम उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले भी हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो बेसिक से मॉडरेट लेवल का रहता है, आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे चैप्टर्स हैं, उनका अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, और हम कैसे उनको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। आइए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मैच करना है। ज़रा देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे है जैसे जॉनसन, रॉबर्ट हुक, लिवेन हुक और जॉनसन पुरकिंजे। अब अगर इन साइंटिस्ट के डिस्कवरीज के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा, और अगर नहीं भी पता है तो आइए हम देखते हैं कि क्या किस साइंटिस्ट ने किया था। जो जॉनसन सर थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जब पहले ज़माने में, या आप यूँ कह सकते हो जब बहुत पहले, जब छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, जब सेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमें अगर माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को अगर देखना होता था, मैग्नीफाई करना होता था, तो हमारे पास कुछ भी आज की तरह टूल्स नहीं थे, है ना। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जेचेरियस जॉनसन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, ओके। अब अगर हम रॉबर्ट हुक सर को देखें तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल क्या चीज़ होती है, या हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी है। पहले ज़माने में, या फिर आप ये कह लो जब बहुत पहले था, जब साइंटिस्ट इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो हमें ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि आइए जानते हैं कि जो हमारी ये बॉडी है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। तो वहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था, या सबसे पहले जिन्होंने बताया था, वो बताए थे रॉबर्ट हुक सर ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो सेल्स की डिस्कवरी की थी वो था डेड सेल्स। अब यहाँ पे लिवेन हुक सर आ जाते हैं। इन्होंने लिवेन हुक सर ने देखा, बट वो क्या था, वो एक लिविंग सेल था। रॉबर्ट हुक सर ने जो बताया था वो एक डेड सेल था। लेकिन वहाँ से सेल्स का आइडिया आ गया एक्चुअल में कि हमारी बॉडी किसी भी चीज़ से नहीं, एक सेल से मिलके बनी हुई है। वो छोटी से छोटी यूनिट है वो सेल। तो इन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी। लिवेन हुक सर ने क्या किया था, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। और ये जो है जॉनसन पुरकिंजे सर, इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, जो हमारा सेल होता है, सेल्स को लिविंग स्टेज में रखने के लिए ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और वो सारी रिएक्शंस, है ना, किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। यानी जो फ्लूइड भरा हुआ होता है सेल्स के अंदर, ये सपोज कर लीजिए ये हमारा सेल है, तो इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, इस पूरे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ओके। इस पूरे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ओके। अब देखिए यहां पे आपको पता है कि क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, सेल के न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है जो सेल्स के बाहर है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर सिर्फ ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को छोड़ के जो इतना फ्लूइड है इस एरिया पे जो मैं टिक कर रहा हूं, इस एरिया पे, वो हमारा क्या है?
वो हमारा है साइटोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को ऐड करके यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ओके। आइए हम अब जरा मैच करते हैं कि क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मैंने आपको बताया जॉनसन सर ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, ओके। रॉबर्ट हुक सर ने क्या किया था, डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, तो ये हमारा हो गया थर्ड। लेवेन हुक सर ने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल को डिस्कवर, फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। जॉनसन पुरकिंजे सर ने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जाएगा हमारा फोर्थ में, ए हमारा जाएगा फोर्थ में। ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, अभी ये भी करेक्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब हमें इन दोनों ऑप्शंस में टैकल करना है। रॉबर्ट हुक सर ने क्या किया था, इन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, यानी बी को थर्ड से अपन मैच करेंगे, बी को थर्ड से मैच करेंगे। यहाँ पे है बी को फर्स्ट से मैच कर दिया है, गलत हो गया है। और उसके बाद मैंने क्या बताया, लेवेन हुक सर ने फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल, इन्होंने लिविंग सेल को यानी सी का सेकंड से होगा और डी का फर्स्ट से हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। आ सेल केप्ट इन अ सॉल्यूशन, ओके, श्रिंक इन साइज। कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक सेल है जो एक सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है और वो क्या कर जाता है, श्रिंक इन साइज। श्रिंक का मतलब होता है पिचक जाना, ओके। कोई भी चीज है कब पिचकती है वो, है ना, जब उस पर फोर्स पड़ता है तब जाके उसके अंदर का फ्लूइड बाहर आता है। इन साइज, ओके, एंड लूजेज इट्स शेप, द सॉल्यूशन इज। देखिए कोई भी चीज है, अगर किसी भी चीज में रखने पे या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर, हम एक बॉटल ले सकते हैं, बॉटल कब पिचकेगी, जब हम उसके ऊपर से फोर्स लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हमको बताना है कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या फिर पॉन्ड वाटर है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सॉल्यूशन होते क्या हैं, ओके। फिर हम इस अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि आइसोटोनिक क्या है, पॉन्ड वाटर क्या है, ठीक है, सॉरी, कि कौन से सॉल्यूशन में रखने पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या हैं। सॉल्यूशन एक्चुअली में होते क्या हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या है और ये सॉल्वेंट क्या है, ओके। आप जनरली ये समझिए जो चीज डिसॉल्व हो रही है, ओके। जैसे सपोज करिए हमने एक बॉटल पानी का लिया और उसमें हमने नमक डाल दिया या फिर हमने शुगर ऐड कर दी, तो जो चीज डिसॉल्व हो रही है हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, जो चीज डिसॉल्व होगी, जो चीज डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होगी, ओके, जो चीज डिसॉल्व होगी। और ये सॉल्वेंट क्या होता है, जिस चीज में वो डिसॉल्व होगी। जैसे सपोज करिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था वाटर का, तो वाटर में हमने शुगर ऐड किया और वो क्या हुआ, उसमें वो चीज डिसॉल्व हो रही है। तो जिस चीज में डिसॉल्व होगी, या आप यूं कह सकते हो जिसमें डिसॉल्व हो रही है, जिसमें डिसॉल्व होगी, ओके। तो ये है हमारा, देखो सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन बस एक मिक्सचर होता है, ओके। आपके पास एक गिलास में पानी रखा हुआ है, आप उसको नॉर्मली पी जाते हो, तो वो क्या है, वो एक जस्ट पानी है ना, जस्ट एक वाटर है। आप जब उसमें शुगर ऐड कर देते हो या आप उसमें कुछ साल्ट मिक्स कर देते हो, तो अब वो मिक्सचर हो गया, अब वो नॉर्मल वाटर नहीं रह गया, अब वो मिक्सचर हो गया। तो देखिए इसमें होता क्या है, अब हमारे पास देखिए तीन कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है हाइपरटोनिक की, एक कंडीशन होती है हाइपोटोनिक की और एक कंडीशन होती है आइसोटोनिक की। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जनरली क्या होते हैं कि जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नियर अबाउट इक्वल होता है ना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट
है ना, कंसंट्रेशन नियर अबाउट इक्वल होता है। ओके, अब अगर जनरली हम यहाँ पे देखें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जनरली वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें क्या होता है, हाइपर का देखिए, हाइपर ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है ज्यादा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा। तो यहां पे क्या चीज ज्यादा होगी, यहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा, यहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ओके, और सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से यहां पे क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो सपोज करिए अगर कोई भी सेल है रखा गया है और वो श्रिंक कर गया, श्रिंक कर गया मतलब जो उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट था, ये सपोज करिए ये कोई चीज थी, ये कोई सेल था जो किसी सॉल्यूशन में रखा गया, अब उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल गए हैं, तभी ना वो श्रिंक हुई। तो इस कंडीशन में देखिए होगा क्या, तो वो कौन सा सॉल्यूशन अब आपको बताना। यहां पे देखिए आइसोटोनिक अगर सॉल्यूशन है तो यहां पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है, तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डालेंगे तो सेल ना हमारा स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा, है ना। आइए अब देखते हैं यहां पे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे कोई सेल ऐड करेंगे तो क्या कर जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा, है ना। और यहाँ हमने हाइपरटोनिक में देखा कि हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई हम सेल डालेंगे तो वहां पे क्या होगा कि वो श्रिंक कर जाएगा। ओके, और उसका जो वाटर कंटेंट है वो उससे बाहर निकल जाएगा और उसका शेप बिगड़ जाएगा। और ये जो पॉन्ड वाटर होता है, ये तो नॉर्मल वाटर होता है, पॉन्ड वाटर होता है ना, तो इसमें भी कुछ खास इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में जनरली क्या होता है कि अगर हम इसमें अगर सेल्स को डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनल्स। जो ऑर्गेनल्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जनरली जो हमारे सेल्स में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन। विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि वहां पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। और आपके बुक्स में ऐसे वर्ड्स के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, नॉन मेम्ब्रेन, है ना, नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन क्या है, विथ सिंगल, और क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी बाइंडिंग मेम्ब्रेन्स रिस्पेक्टिवली आर। यहां पे देखिए जनरली क्या आपको कहा गया है कि यहां पे कुछ ऑर्गेनल्स के नाम दिए हुए हैं, है ना, लाइक वैक्यूल्स हमारा हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और न्यूक्लियस हो गया। यहां पे आपको बताना है कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन ही नहीं होती और कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन होता है और कौन सा डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो जनरली ये जो हमारा वैक्यूल है ना, ये जो हमारा वैक्यूल है ये क्या होता है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इस पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इस पे जनरली क्या होता है, इस पे मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस है। ओके, मेम्ब्रेन लेस है ये। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपने देखा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से एक मेम्ब्रेन ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी मेम्ब्रेन हमारी कौन सी हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन हमारी हो गई ये वाली, है ना, दूसरी मेम्ब्रेन हमारी हो गई ये वाली। एक मेम्ब्रेन हमारी ये हो जाती है और दूसरी मेम्ब्रेन ये हो जाती है। यानी ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियस, आपने देखा होगा न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है देखिए,
यहाँ पे सॉरी, देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, है ना। ये मैं दूसरी मेम्ब्रेन ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे होता है, बीच में इसके पोर्स होते हैं, है ना, जो मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, जो सबसे पहले जिसमें क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, ओके, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो बाइंडिंग जिसमें विदाउट मेम्ब्रेन है, यानी उसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा राइबोसोम हो जाएगा, इसमें राइबोसोम। फिर हमारा वैक्यूल हो जाएगा। वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ओके। तो आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। और ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा। तो चाहे हम थर्ड को पहले रखें चाहे फोर्थ को पहले रखें, नॉट अ प्रॉब्लम। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहले थर्ड है ना, ये नहीं हो सकता, ओके। पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैक्यूल को यहाँ पे पहले कर दिया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेकंड को पहले रखा गया, ये हो सकता है। यहाँ पे सेकंड को पहले रखा गया, ये भी ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद फर्स्ट को रखा गया है, फिर उसके बाद फर्स्ट या और यहाँ पे कह दिया है, यानी फर्स्ट, चाहे हम फर्स्ट को रखें चाहे हम किसको रखें, फोर्थ को रखें, नहीं, हम सिर्फ थर्ड या फोर्थ में चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थर्ड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और फोर्थ भी हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। हम यहाँ फर्स्ट में और इसमें हम चॉइस नहीं कर सकते, ओके। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो ये हमारा हो गया सही, क्योंकि हम थर्ड में या फोर्थ में सिर्फ हम चॉइस कर सकते हैं, हम वहां पे चॉइस नहीं कर सकते, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये थर्ड क्वेश्चन सही हो गया है। आप लोगों को समझा। देखिए क्या है, वैक्यूल हमारा क्या है, वो एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। राइबोसोम हमारा राइबोसोम हमारा मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम पहले इसको रख दें या इसको रख दें, हमारी मर्जी। वही ऑप्शन में दिया हुआ है, और करके दिया हुआ है ना। और उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ में कर दिया, तो हम चाहे वैक्यूल को नहीं, यहाँ पे वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है और ये डबल मेम्ब्रेन है, तो हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम इसमें कर सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। हम चाहे पहले थर्ड को भी रख सकते हैं, हम फोर्थ को भी रख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा। ये थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, बट डोंट वरी। सम बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमंस में इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बुरे भी होते हैं, है ना। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े से बुरे होते हैं। इन दीज कंडीशंस सम बैक्टीरिया इंटर इनटू द सेल्स ऑफ ह्यूमन। देखिए अगर कोई बैक्टीरिया अगर हमको इन्फेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पहले हमारे बॉडी के अंदर आएगा, है ना, इंटर कर जाते हैं, वो स्टार्ट डैमेजिंग, और हमको क्या करते हैं, इन्फेक्शन करेंगे और फिर हमें डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, डैमेजिंग देम। सम सेल्स ऑर्गेनल्स इन आर सेल्स। कुछ सेल्स ऑर्गेनल्स होती हैं हमारे सेल्स में जो क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट, उनके खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं, फाइट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। द इन्वेंडिंग बैक्टीरिया, इन्वेंडिंग का मतलब होता है हमला करने वाला, है ना, मारने वाला उसको। एंड प्रोटेक्ट अस, और हमको प्रोटेक्ट करती हैं। इन मोस्ट केसेस फ्रॉम डिजीज, और जैसे कोई बैक्टीरिया आया और क्या हुआ, वो अटैक कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जो उनसे फाइट करती हैं और हमें उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डज दिस फंक्शन। इनमें से कौन सा सेल्स ऑर्गेनल्स है जो उनसे लड़ाई करेगा, जो हमको प्रोटेक्ट करेगा, ओके। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो लाइसोसोम होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, शॉर्ट में, फिर हमें ऑप्शन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम क्या होता है, ये एक सेल ऑर्गेनल्स होती है ना, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो क्या होता है, फॉरेन बैक्टीरिया अगर ऐसा उसको लग गया कि हाँ ये कोई चीज़ फॉरेन पार्टिकल्स आया है जिसकी वजह से सेल्स डैमेज हो सकता है, तो जाता है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस हमारे बॉडी का कंट्रोल नहीं, सेल्स का कंट्रोल सेंटर है ना, बॉडी हम नहीं बोल सकते। तो ये
ये क्या करता है, ये सेल्स को ऑर्डर करता है कि तुम ये काम करो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है। और जब कोई एक पर्टिकुलर सेल किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे टिश्यूज भी उस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, या फिर क्या होता है उसी का आउटकम होता है कि जैसे अगर हम चल रहे हैं तो जो हमारा जो मूवमेंट जो डिसाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेल्स में मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से टिश्यूज में मूवमेंट हो रही है, फिर उस ऑर्गन में मूवमेंट हो रही है, तो जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि मैं चल पा रहा हूँ। ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ये स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस का भी ये काम नहीं है कि वो जाए चेक करे, चेक पॉइंट्स पे चेक करे कि हाँ आप जो सेल्स में एंट्री ले रहे हो वो आप क्या करोगे सेल्स में जाके, है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ अगर मतलब है तो वो लाइसोसोम से है। लाइसोसोम क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स को स्कैन करेगा और अगर उसे लग गया कि ये हमारे लिए गलत हो सकता है आगे चल के, उसको वहीं पे डाइजेस्ट कर देगा। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। मेनी बैक्टीरिया, मेनी बैक्टीरिया से सेंस यहाँ पे ये है बहुत सारे बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ये आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए क्या होता है, देखिए ये सपोज करिए कोई एक बैक्टीरियल सेल है ना, कोई एक बैक्टीरियल सेल है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा ना कुछ, तो उसका मेन जेनेटिक मटेरियल एक होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो होती नहीं है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड, एक जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। सपोज करिए हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया एक सर्कुलर डीएनए, है ना, एक सर्कुलर डीएनए। ओके, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, सपोज करो ये मेन डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए है। ऐसा हम न्यूक्लियस से राउंड नहीं कर सकते, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ओके, तो इसके अलावा भी क्या है कि एक कोई एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। तो ये करता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जरूरत हमको कभी भी किसी एक्स्ट्रा चीज की कब पड़ती है, जब हमें कोई चीज और चाहिए होती है ना, कोई और फीचर हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेनी बैक्टीरिया, है ना, सारे बैक्टीरिया में नहीं, ज्यादा मतलब मेनी का मतलब होता है बहुत, ना कि होता है सारे में या ऑल में, है ना। तो इस ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है आप इसको याद रखना। तो देखिए सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड, हम ऐसे स्मॉलर डीएनए को क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये किस किस बैक्टीरियाज में होता है और होता क्यों है। देखिए बैक्टीरिया क्या होते हैं, जनरली बैक्टीरिया, अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चंस में हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, है ना। तो क्या होता है, अगर कुछ बैक्टीरियाज जो जिनमें क्या होता है, जो थोड़ा सा उनको अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी होती है कि हम इतने आसानी से ना मरें, तो वो क्या करते हैं, इस सर्कुलर डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए इनकी बॉडी में होता है ना। तो ये सर्कुलर डीएनए करता क्या, ये इसको एक्स्ट्रा फेनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे क्या है, अभी कोई सपोज करिए ये कोई बैक्टीरिया आ गया आपकी बॉडी में आ गया, है ना, और क्या हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स ली, ये तो मर जाएगा ना बेचारा, तुरंत मर जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दवाइयां जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं, तो उसको वो किल कर देंगी। ओके, लेकिन सोचिए अगर किसी बैक्टीरिया के पास अगर ये प्लाज्मिड्स है ना, जो एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, है ना, आप हायर क्लासेस में उसको पढ़ोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसको एक्स्ट्रा फेनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा फेनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं जरा देखते हैं। एक्स्ट्रा फेनोटिपिक कैरेक्टर्स, एक्स्ट्रा फेनोटिपिक कैरेक्टर्स, ये कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, अभी देखो, अभी अगर बैक्टीरिया को अगर मेडिसिन दी जाएगी एंटीबायोटिक्स तो ये इजीली किल हो जाएगा, लेकिन जब इसमें ये सर्कुलर डीएनए आ गया ना, तो इसमें एक फीचर और ऐड कर दिया कि अभी इतने आसानी से नहीं मरेंगे, है ना। अब ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया के लिए, सॉरी एंटीबायोटिक्स के लिए, है ना। तो अब ये इतने आराम से किल नहीं होते, तो ये जो होते हैं ये बेसिकली प्लाज्मिड होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक दिया हुआ प्लाज्मिड्स, है ना, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मिड्स, एक ऑप्शन है प्लाज्मिड्स और प्रोफेज। तो कौन सा, नहीं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है फेजमिड्स, दूसरा है प्लाज्मिड, तीसरा है प्लाज्मिड्स, उसके बाद फिर प्रोफेज।
चाहे आप सेकेंड ऑप्शन को ले सकते हैं, चाहे आप थर्ड ऑप्शन को ले सकते हैं। आई थिंक यहाँ थोड़ी टाइपिंग एरर है, बट डोंट वरी, आप ये जान लो कि वो होता है प्लाज्मिड हमारा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा राइट आंसर 2 भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच 2 सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, वो कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में कौन से सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, इसके लिए एक थ्योरी है ना, जो हमको एक्सप्लेन करके देती है कि अगर उनमें पाया भी जा रहा है तो क्यों पाया जा रहा है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरली एक थ्योरी है जो इसके बारे में एक्सप्लेन करती है ना। आइए देखते हैं। तो वो कहती क्या है कि ये जो दोनों सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये पूर्वज एंसेस्टर हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स के, है ना। तो इस थ्योरी को अगर इन शॉर्ट में हम कहना चाहें तो बस यही होगा, है ना, कि ये जो दोनों सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको अभी हम देखने वाले हैं, ये पहले पूर्वज रहे हैं प्रोकैरियोट्स के, है ना। तो इनमें वो फीचर्स पाए जाते हैं कि इनके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन जो हमारा मेन डीएनए होता है उसकी तरह नहीं होता। इसमें कुछ दर्जन क्रोमोसोम्स होते हैं जो लिमिटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और वो होते कौन कौन से हैं, देखिए, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ये दूसरा हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट और ये हो गया हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। ये हमारा हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ये हो गया हमारा लाइसोसोम। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं कि इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो डुप्लीकेशन में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, है ना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनके पास होता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होते हैं और फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं। सपोज करिए ये एक पेन है या कोई भी चीज है जो किसी भी चीज से बनी हुई है ना। तो जिस चीज से ये बनी हुई है, छोटी छोटी जो चीज मिलके बनाई हुई है उसको हम उसका क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट, जिससे वो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। फंक्शनल यूनिट, अगर कोई भी चीज अगर वर्क कर रही है ना, कोई भी वर्क कर रही है, तो उसको फंक्शन कराने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सबसे बेसिक यूनिट, वो सबसे छोटी यूनिट, वो होती है उसकी क्या, फंक्शनल यूनिट, है ना। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हमको समझ में आ गया। यूनिट ऑफ लाइफ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उस स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग हमें समझाना है। आइए हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे 1839। आपको अभी मैंने कुछ क्वेश्चन से पहले मैंने बताया कि ये जो पुरकिंजे सर थे, इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को बताया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, है ना। हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में अवेयर किया था या बताया था। तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर सेल्स सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेल्स को जो डिस्कवर किए थे वो कौन थे, जो जिन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था वो कौन थे, वो थे हमारे रॉबर्ट हुक सर, रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक सर थे। अब अगर यहां पे हम देखें, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम मल्टी सेल्स। देखिए यहां पे ये कह रहा कि कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो वो अगर आया है ना, तो वो क्या बोलते हैं, मल्टी सेल से आया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है फिर, ये हमारा हो गया सिंगल सेल, है ना, ये हमारा हो गया सिंगल सेल, ये हमारा हो गया सिंगल सेल, और ये हमारा हो गया एक सेल, है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, गैमीट्स। जनरली ये क्या है, गैमीट्स हैं, गैमीट्स हैं, है ना। एक आए हमारे पापा से और एक आए मदर से, ये दोनों क्या हुए, फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जाइगोट का फॉर्मेशन किया। ओके, तो ये तो एक सिंगल सेल है, ये भी एक सिंगल सेल है, और इसने फॉर्मेशन किया किसका, जाइगोट का। अब ये जाइगोट क्या होगा, फर्दर डिवीजन करेगा, अलग अलग तरह की सेल्स में अपने आप को डिवाइड करता जाएगा, और इस तरह से पूरा एक इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हम आए हैं एक सिंगल सेल से ही तो आए हैं ना,
ये एक सिंगल सेल है और ये एक सिंगल सेल है। जब इन दोनों का न्यूक्लियस जब फ्यूज होता है तब जाके एक नया सेल्स बनता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, जाइगोट, जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, एक मल्टी सेल नहीं, एक सिंगल सेल होता है। ओके, और यही सेल बाद में डिवाइड करता है और हमारी पूरी इतनी बड़ी बॉडी फॉर्म हो जाती है। तो ये भी नहीं होगा, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज कम्स फ्रॉम मल्टी सेल। मल्टी सेल्स नहीं, यूनिसेल हम बोल सकते हैं। ओके, यूनिसेल। अमीबा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको भी पता है कि अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है ना। ईच काइंड ऑफ सेल्स ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स द सेल्स इन द सेल। देखिए, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, सेल्स हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है ना, सबके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। हर कोई अपना एक डेफिनेट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी को ले लीजिए, ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, हैंड्स हैं और भी कई सारे ऑर्गन्स हैं, आईज हो गया, नोज हो गया, एयर्स हो गए, तो उन सबके अपने एक पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो अपना एक डेफिनेट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि किसी दिन क्या हुआ कि हमारे हैंड ने कहा कि नहीं आज आप रहने दो, फुट से कहा कि आज आप रहने दो, आज आप हैंड का वर्क ले लो और मैं जो है आपका वर्क ले लेता हूँ। तो हम पैरों से हाथों से थोड़े ना चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी, है ना, सबका अपना एक फंक्शन होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स एक स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए, चाहे आप वैक्यूल्स ले लीजिए, है ना, चाहे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लीजिए, सबका अपना एक डेफिनेट फंक्शन है और वो उसको बखूबी परफॉर्म करते हैं। हमको क्या करना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनल विदाउट बाइंडिंग मेम्ब्रेन विथ सिंगल एंड डबल, सॉरी ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, है ना, वही ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए, किसने बताया कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हुए हैं। मतलब क्या, ये सपोज करो अगर कोई सेल ये है, तो ये जो पहले से सेल्स जो प्रेजेंट थी, है ना, जो प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब जो पहले से प्रेजेंट थी, प्री एग्जिस्टिंग, ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये सेल इसी से अराइज होके आया। ये सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो रॉबर्ट हुक जो सर थे ना, जिन्होंने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था, तो बस इन्होंने ये बताया था कि कोई तो चीज होती है, कोई तो बेसिक यूनिट होती है जिससे हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो मिलके बनी हुई है। ओके, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स की मिलके बनी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो सेल्स देखा था वो एक डेड सेल्स था, है ना। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहुक। ओके, एंटोन वॉन लीवेनहुक ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो सेल्स है ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि उन्होंने जो सेल्स देखा था वो क्या था, वो एक लिविंग सेल था। लेकिन उसके बाद फिर दो साइंटिस्ट और आते हैं, शॉन और श्लीडन, है ना। तो इनमें से ये दोनों लोग ये बताते हैं कि पर्टिकुलरली जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, या सेल थ्योरी वो थ्योरी है जो सेल्स के बारे में बताती है ना, सेल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिफाइन करती है। जैसे उन्होंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट उसका ये था, ऑल प्लांट्स आर, इसको मैं इरेज कर देता हूं, सेल थ्योरी, ऑल प्लांट्स are made up of cells, है ना। और इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या था, all animals are made up of cell, है ना। एक बता रहा है कि प्लांट का सारे प्लांट्स क्या है,
सेल्स के मिलके बने हुए हैं, और दूसरी थ्योरी क्या बता रही है कि सारे एनिमल सेल्स के मिलके बने हुए हैं। लेकिन ये दोनों थ्योरी अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई थ्योरी ये नहीं बता पा रही है कि ये जो सेल्स आए, ये जो पहला सेल्स आया वो कहां से आया, प्लांट बनाने के लिए ये जो पहला सेल्स आया वो कहां से आया हमारा, है ना, और ये जो एनिमल्स का फॉर्मेशन करने के लिए जो पहला सेल्स आया वो कहां से आया हमारा, है ना। तो इन दोनों के बारे में कोई नहीं बता पा रहा था, और ना ही ये लोग इस चीज को डिफाइन कर पाए। तो एक नए साइंटिस्ट आते हैं जो ये बताते हैं कि ये जो सेल्स आ रहे हैं, तो ये लोग ये मानते थे कि ऐसा मतलब कुछ तो जादू होता है और एक सेल आ गया, अब उसी से डिवाइड हो के सेल्स बनते हैं। बट एक्चुअल में जो एक और साइंटिस्ट आते हैं और वो बताते हैं कि ये जो सेल्स है जिसका एग्जिस्टेंस है वो आया कहाँ से है ना। तो वो ये बताते हैं, वर्को अपना एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी देते हैं, और वो क्या कहते हैं, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम, वो ये बताते हैं all cells comes from pre-existing cells। जितने भी सेल्स आए हुए हैं, जो उनके पहले जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही थी वो उन्हीं से आए। सपोज करो ये हमारी जो मल्टी सेलुलर बॉडी आपको दिख रही है, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, बहुत सारे सेल्स होंगे। अगर इस बॉडी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेल्स होंगे, बट ये सेल्स आए कहां से हैं, ये सेल्स सारे डिवाइड होके बने हैं, किससे, जाइगोट से, ओके, जाइगोट से बने हैं। तो ये थी मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो बताई थी हमें कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये दिया था वर्कोसन ने, है ना, डुजार्डिन ने नहीं दिया था। श्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी बताई थी, लेकिन ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये चीज़ हो कैसे रही है, जो सेल्स हैं, जो सेल्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, है ना। अब हम देखते हैं आइडेंटिफाई ए बी एंड सी डी, है ना, हमको ए बी सी डी बताना है इन द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है। ये कोई एक क्या है, स्ट्रक्चर है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या हमको बता रहा है। देखिए ये जो सी है ये डिनोट कर रहा है किसी के आउटर स्ट्रक्चर को, तो ये मे भी क्या हो सकता है, ये होगा सेल वॉल, है ना। और ये ए जो है ये क्या बता रहा है, ए हमको किसके बारे में बता रहा है, सॉरी ए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पिक को, ये है ऐसे, है ना, और ए यहाँ पे एक खाली जगह है, उसके अंदर इसका वो लगा हुआ है ना। तो ए हमें किस चीज के बारे में बताएगा, वैक्यूल के बारे में, ओके। और ये जो बी है ये क्या है, ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये एक न्यूक्लियस को डिनोट कर रहा है ना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस। और फिर ये जो हमारा डी है, ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है और ये उसको बता रहा है, और आपको भी पता है ये जो फ्लूइड होता है ये साइटोप्लाज्म होगा, है ना। तो ये जो डी हो सकता है ये साइटोप्लाज्म होगा, ओके। और ये जो सी होगा ये हमारा सेल वॉल होगा, और ये जो हमारा ए होगा ये वैक्यूल है। वैक्यूल का मतलब खाली जगह, इसको भी आप वैक्यूल बोल सकते हो, है ना, इसको भी आप वैक्यूल बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्यूल। इसके बाद बी जो हमारा है, बी हमको बता रहा है न्यूक्लियस के बारे में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी हमारा सेल वॉल बता रहा है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ही, है ना। सेकंड देखते हैं डी न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं डी साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे डी न्यूक्लियस, तो नहीं ये भी गलत हो जाएगा। डी हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ओके करेक्ट है। सी हमारा सेल वॉल हो गया, यस सी हमारा सेल वॉल हो गया, ये भी करेक्ट है। और बी हमारा न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है, ओके ये भी करेक्ट है। और ए हमारा वैक्यूल के बारे में बता रहा है। वैक्यूल मतलब ये जो खाली जगह है ना। अगर यहाँ पे अगर मार्क लगा होता तो भी आप वैक्यूल ही करते हैं ना, या फिर अगर यहाँ पे लगा होता तो भी आप उसको वैक्यूल ही टिक करते हैं, ओके। आइए अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का सेशन, है ना, जिसमें हमने मोस्ट क्वेश्चंस को टचअप करने को ट्राई किया। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स या कुछ सजेशंस रह जाते हैं
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अब हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।